सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पार्ट टाइम आपको टीचिंग करवाता हूँ यूट्यूब पे। आपको बताता हूँ कैसे आप इंग्लिश को हैंडल कर सकते हैं, जैसे मैं भी करता आया हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद। एसएससी बैंक्स के लिए अपनी क्लास जो है खास करके मैं लेकर के आता हूँ। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंगेज ईरान इसका टाइटल है। आपको पढ़ना है इसको टॉपर्स की तरह। आपका आरसी भी इसमें आ जाएगा, ग्रामर भी इसमें आ जाएगी और वोकैबुलरी भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड होगी। आर्टिकल लिखा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच के रिश्तों पे न्यूक्लियर डील को लेकर के। जो भी आज आप सीखोगे आधे पौने घंटे में अप्लाई करोगे इन क्विज़ पे। पहले सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं ग्रामर के, वोकैबुलरी के। आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस को निकालोगे और फिर बाद में आपको अप्लाई करके देखना है आपने कितना सीखा। ये आपका दूसरा टेस्ट है, क्लोज टेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लें अपने, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन करेंगे इनको। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इंगेज ईरान। ईरान तो आप जानते ही हैं, इंगेज का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, किसी को अप्रोच करना, या मोटे शब्दों में कहूँ किसी को इग्नोर करना, बंद करना। तो कह रहा है ईरान को इंगेज करो, ईरान से बातचीत करो। और कह किसको रहा है, ऑन यूएस ब्लॉकिंग ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स। अमेरिका के ब्लॉक कर देने पे कह रहा है ईरान से जुड़ी हुई वेबसाइट्स को। तो कह रहा है ब्लॉकिंग छोड़ो, ईरान आपकी बात तभी मानेगा, तभी सुनेगा जब आप उससे इंगेज करोगे। ऐसे वेबसाइट ब्लॉक कर देने से ईरान आपकी बात नहीं सुनेगा। समझ गए? अब देखो पूरा माजरा क्या है, किसने किसको ब्लॉक किया और क्यों किया, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आप मेरा एंथुसियाज्म देखते हो आपको पढ़ाने के लिए, वीडियोस को लाने के लिए, ये हमेशा बना रहे मोटिवेशन। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। चलिए, कह रहा है ब्लॉकिंग ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स डज लिटल फॉर एफर्ट्स टू रिवाइव एंड डील एंड रिवर्स सैंक्शंस। कह रहा है ब्लॉक करने का जो काम है ना ईरान से जुड़ी हुई वेबसाइट्स को, कह रहा है ये जो ब्लॉकिंग का काम है ये करता है डज, और कितना, लिटल, ना के बराबर। अच्छा, किन के लिए? उन एफर्ट्स के लिए, उन कोशिशों के लिए जो फिर से जिंदा करने की हैं, रिवाइव करने की हैं न्यूक्लियर डील को या एंड डील को, और जो की हैं रिवर्स करने की, बिल्कुल उल्टा करने की, सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को। तो ईरान से एक न्यूक्लियर डील जो होते होते ख़त्म हो गई, उसको रिवाइव करना है, ऐसे एफर्ट्स चालू हैं। और ईरान पे अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उनको वापस भी ईरान करवाना चाहता है। कह रहा है अगर आप ब्लॉक कर रहे हो ना, ये चीज़ डज लिटल करेगी इन एफर्ट्स के लिए, ना के बराबर हेल्प करेगी इस तरह की कोशिशों में आपकी। समझ गए? ब्लॉकिंग आपका सब्जेक्ट है, डज आपकी वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन के आ जाए उसको जीरेंड बोलते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, है ना। और जीरेंड की एक खास बात क्या है, जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए ब्लॉकिंग को हमने सिंगुलर वर्ब दी। यहाँ पे लिटल इसलिए लगाया हमने, ये अ या द के बिना जब भी आपको लिटल या फ्यू मिल जाए उसका मतलब होता है क्लोज टू नथिंग। तो ब्लॉकिंग जो है वो क्लोज टू नथिंग करती है, ना के बराबर करती है, इसलिए हमने अ या द के बिना लिटल को लगाया है। चलिए, वक्त है इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालने का, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी चीज़ ऐड करूँगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। चलिए अब सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं आज जो अपने यूज़ होने वाले हैं आर्टिकल में। आउटराइट, क्रैकडाउन, मजल और ओवरचर। बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं, अराउंड 100+ वर्ड्स हो गए हमारे पास। रिवीजन चालू रखना अपना, है ना।
पिछला भूल जाओ नया सीख करके, तो बहुत गलत बात है। देखिए आउटराइट एक एडजेक्टिव भी एक एडवर्ब भी है। इसका मतलब होता है सीधा सीधा, कंप्लीटली या डायरेक्टली। एडजेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट या डायरेक्ट, और एडवर्ब फॉर्म में कंप्लीटली या डायरेक्टली। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड एन आउटराइट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स। सरकार ने एक आउटराइट बैन को लगा दिया है वैक्सीन्स के इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे। बैन नाम के नाउन के लिए आउटराइट नाम का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कंप्लीट बैन है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन जाएगी, इस कंट्री को चली जाएगी, उस कंट्री को नहीं चली जाएगी, बस लग गया तो लग गया, आउटराइट बैन, कंप्लीटली। वैसे ही आई आस्क्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट आउटराइट। मैंने उससे पूछा इंसिडेंट के बारे में सीधे सीधे, डायरेक्टली पूछा मैंने कोई उससे इधर उधर घुमाया नहीं उसको, है ना, सीधा पूछा क्या हुआ था मुझे बताओ। ऐसे आप आउटराइट नाम के एडवर्ब को यूज़ करते हैं। वैसे ही वी बॉट द कार आउटराइट, हमने कार को डायरेक्टली परचेज़ किया, कोई ईएमआई नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, हम सीधे गए, पैसा दिया और कार को ले आए। ऐसा भी आउटराइट को आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली, कंप्लीटली या इमीडिएटली की तरह एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में। इसको आप अनकंडीशनल बोल सकते हो, डाउनराइट भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो, इसके सिनोनिम्स हैं। बेसिकली इस इतने वाले पोर्शन पे ध्यान देना, एंटोनिम सिनोनिम भूल भी जाओ तो भी चलेगा, है ना। चलो, क्रैक डाउन, इसका मतलब होता है किसी पे शिकंजा कसना। हिंदी में बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल करना किसी को। ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे द टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शुरू कर दिया है नकेल कसना या शिकंजा कसना टैक्स चोरों पे, टैक्स इवेडर्स पे। क्रैक डाउन के सिनोनिम में क्लैम्प डाउन, रेन इन, कंट्रोल और कर्ब। चारों ही किसी पे शिकंजा कसने को बताते हैं, है ना। ये क्लैम्प डाउन और क्रैक डाउन एक दूसरे के सिनोनिम है, बार बार आप देखोगे एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाते हैं। मजल क्या होता है, आपने अगर वीडियो गेम्स खेली हो पबजी वगैरह, तो आपको साइलेंसर मिलता है अपनी बंदूक के आगे लगाने के लिए। मजल होता है वो साइलेंसर जो आपकी बंदूक की आवाज़ को बंद कर दे। मजल वर्ब का मतलब ये होता है किसी का गला घोंटना, किसी की आवाज़ को दबाना। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सरकार ने जो नया लॉ बनाया है उसका एक ही एम है, कहाँ पे निशाना है उसका, मजल करने की तरफ है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को। गला घोंटने की तरफ है, आवाज़ दबा देने की तरफ है। समझ गए ना, किसी को साइलेंस करना, किसी की आवाज़ को दबाना कहलाता है मजल करना। जैसे वो मजल नाम का साइलेंसर जो है आपकी बंदूक की आवाज़ को सप्रेस करता है। अब इसके सिनोनिम है गैग, सप्रेस, चोक, स्टिफल, रिस्ट्रेन। सब के सब गला घोंटने को बताते हैं। चलिए लास्ट वर्ड है ओवरचर। ओवरचर क्या होता है इसको आप समझना पड़ेगा, आपको हिंदी में समझा देता हूँ, है ना। इंग्लिश में तो आपको समझ ही नहीं आएगा डिक्शनरी को देख करके। देखो ओवरचर के दो मीनिंग है। पहली चीज़, मैं किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करता हूँ ना, तो वो ओवरचर कहलाता है। जैसे आपने किताब का पहला पन्ना पढ़ा, उसमें किताब की समरी है, वो एक ओवरचर है ना, इंट्रोडक्शन। दूसरा ओवरचर का मतलब होता है मैं कोई ऐसा आपकी तरफ अप्रोच करूँ जिससे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। मुझे आप बहुत पसंद हो, बहुत सालों से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ इस तरीके से कि आपका पता लगे मुझे आप क्या बताओगे मुझे, है ना, आपकी आगे रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वो जो आपको हिंट देते हो ना, किसी को प्रिलिमिनरी एडवांस देते हो, वो भी ओवरचर होता है, और किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन भी ओवरचर होता है। अब मैं दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाऊंगा। ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर। ड्रिंक्स जो थी वो इंट्रोडक्शन थी डिनर का। डिनर जो है शुरू हो गया था ड्रिंक्स के साथ ही, हमें पता लग गया, जैसे ड्रिंक्स आई पता लग गया कि डिनर जो है शुरू हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। समझ गए ना। वैसे ही शी रिजेक्टेड हिज फ्रेंडली ओवरचर्स। उसने उसके दोस्ताना ओवरचर्स को रिजेक्ट कर दिया। उसने अपना दोस्ती दिखाने के लिए, दोस्त बनने के लिए कुछ ओवरचर्स दिखाए होंगे, लेकिन उसने उसको सीधे सीधे रिजेक्ट करके बोल दिया भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो। समझ गए ना। तो ये वर्ड इस तरह से काम करता है। थोड़ा डिक्शनरी में सीधा सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको हिंदी भाषा में, देसी में बता रहा हूँ। तो ये वाली वोकेबलरी आज अपने आर्टिकल की 4 वर्ड्स फुल डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, शायद बुरी भी लग सकती है। सबसे बेवकूफ़ी भरा काम कोई स्टूडेंट अगर करेगा ना, तो वो ये होगा नया याद करके पिछला भूल जाना। ऐसी बेवकूफ़ी आप बिल्कुल ना करें। रिवीजन को चालू रखें। शाम में 8:30-9 बजे आधे पौने घंटे की लंबी वीडियो लाऊंगा रिवीजन की। सारे क्विज़ के जरिए पिछले सारे वर्ड्स को रिवाइज करवाऊंगा 8:30-9 बजे, प्रोबेबली आज ही शाम में, ठीक है। चलो समरी टाइम। समरी सीधी सी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता भी होगा। ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, और क्यों बनाना चाहता है, इजराइल को डोमिनेट करने के लिए, पूरे रीजन को डोमिनेट करने के लिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। ईरान और अमेरिका ने एक न्यूक्लियर डील भी की, जिसमें ईरान ने साइन करके दिया था कि अगले 20-30 साल तक मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा अगर आप मुझे पैसा देते हो तो। पैसा किस लिए, अपनी गरीबी को हटाने के लिए। अमेरिका की इस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के कैंसिल कर दिया। बोला कि ईरान धोखेबाज देश है, हमसे पैसे भी ले रहा है और बम भी बना रहा है चुपचाप। जो बाइडन ने आने के बाद बोला कि हम ईरान की
इस न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव करेंगे। लेकिन इसी बीच ट्रंप इन पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा गया, बहुत सारे प्रतिबंध लगा गया। इसकी वजह से ईरान आज की डेट में भूखा मर रहा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब देखो, जो बाइडन और ईरान आज की डेट में चाहते हैं कि डील फिर से रिवाइव हो, लेकिन ईरान चाहता है पहले सैंक्शंस को हटाया जाए, प्रतिबंधों को हटाया जाए, और जो बाइडन चाहता है कि पहले ईरान आकर के हाथ जोड़ के बोले कि मैं बम नहीं बनाऊंगा। समझ गए ना? तो इस वजह से इनकी डील रिवाइव नहीं हो रही है। इसी बीच में अमेरिका ने ईरान की कुछ वेबसाइट्स को अभी बैन किया है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इससे तो और मामले बिगड़ेंगे। आप जाकर के सीधे सीधे बात करो, अगर आपको ईरान को चुप करवाना है, उसका बम बनवाना बंद करवाना है, तो उसको पैसे दो, न्यूक्लियर डील को रिवाइव करो। नहीं तो ऐसे बैन कर देते हो, कभी आंख दिखाते हो, कभी डरा देते हो, इससे कुछ होगा नहीं। जितना ईरान भूखा मर रहा है, उतना ही तेज़ी से वो बम बनाने का काम जो है आगे बढ़ा रहा है। समझ गए? बस यही आज इसकी समरी है। इंगेज ईरान, बात करो ईरान से। आज का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 150 से 200 लोग रोज़ कोशिश कर रहे हैं, आप भी शुरू कर देना। मेरा जवाब भी आपको मिलता है क्वेश्चन का। अब जो मैंने आपको बताया उसी पे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये एक अच्छी चीज़ होगी अगर अमेरिका ईरान के सैंक्शंस को पहले रिमूव कर दे, है ना? अमेरिका जो है सैंक्शंस को हटा दे। अब इस चीज़ को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए रिप्लाई करना इस फैक्ट को। ईरान जो है भूख से लड़ रहा है और पैंडमिक से भी लड़ रहा है, लेकिन एडमेंट है, अड़ा हुआ है न्यूक्लियर बम को बनाने में, ताकि पूरे रीजन को डोमिनेट करूं। तो ईरान एक जिद्दी देश भी है, इस चीज़ को याद रखना। क्या अमेरिका का सैंक्शंस को लिफ्ट करना सही होगा या गलत होगा? 3 सेंटेंसेज में आंसर करें। लिखोगे तो लिखने से अच्छा होगा, कुछ लिखने की राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। मेरा आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, मैं भी लिखता हूँ रोज़। शुरू कर दें। कह रहा था यूएस डिसीजंस टू ब्लॉक dozens of Iran-linked websites at a time when both countries are trying to revive the nuclear deal is unnecessary provocation। कह रहा है अमेरिका का जो डिसीजन है ब्लॉक कर देने का दर्जनों ईरान से जुड़ी हुई वेबसाइट्स को एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे। कैसा वक्त भाई? जब दोनों ही कंट्रियां कोशिश कर रही हैं रिवाइव करने के लिए, फिर से जिंदा करने के लिए न्यूक्लियर डील को। कह रहा है यूएस का जो डिसीजन है ना, ये है इज़, और क्या है? बिना बात का, फालतू का, अननेसेसरी प्रोवोकेशन, उंगली लगाने का काम, हिंसा को भड़काने का काम। समझ गए ना? तो यूएस का डिसीजन अपने आप में भड़काऊ है। जब दोनों कंट्रियां चाहती हैं कि दोस्ती हो जाए, डील जो है फिर से रिवाइव हो जाए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, डिसीजन की सब्जेक्ट है इज़, बोथ कंट्रीज़ की सब्जेक्ट है आर ट्राइंग। ये सबसे पहला काम होता है किसी भी इंग्लिश के स्टूडेंट का, सेंटेंस का सर और पैर पकड़ना। सर होता है सब्जेक्ट, पैर होता है उसका वर्ब, है ना? सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है। प्रोवोकेशन मतलब भड़काऊपना, इंस्टिगेशन, इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन सब एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था यूएस हैज़ अक्यूज्ड द साइट्स इंक्लूडिंग ईरान स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी ऑफ स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन। कह रहा है यूएस ने अक्यूज़ किया है, यूएस ने आरोप डाला है साइट्स को। अच्छा, जिसमें शामिल क्या है? जिसमें शामिल है, इंक्लूड है ईरान का स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी, ईरान की सरकार ने जिसको ओन करती है ऐसा प्रेस वाला टीवी। ऐसी वेबसाइट्स को यूएस ने अक्यूज़ किया है, और किस चीज़ के लिए? ऑफ लगा के बता रहा है, फैलाने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन को, डिस इन्फॉर्मेशन को। तो यूएस बोलता है कि ईरान की सरकार ही अपने राष्ट्रीय टीवी चैनल के जरिए गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रही है। यूएस की वर्ब है हैज़ अक्यूज्ड। अक्यूज आप जिसको जिस काम के लिए करें उसके लिए ऑफ लगा के बताएं। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी, है ना? तो यहाँ पे अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन। समझ गए? डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन एक ही बात है, गलत इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, दोनों सिनोनिम है। कह रहा है इन द पास्ट द यूएस हैज़ क्रैक्ड डाउन ऑन चाइनीज़ एंड ईरानियन मीडिया ओवर सिमिलर एलिगेशंस। अब बता रहा है यूएस की हिस्ट्री क्या है। पास्ट में भी, भूतकाल में भी अमेरिका जो है क्रैक डाउन ऑन कर चुका है, अमेरिका जो है अच्छे से नकेल कर चुका है चाइना की और ईरान की मीडिया पे भी। और कैसे? ऐसे ही एलिगेशंस के साथ में, ऐसे ही आरोपों के साथ। तो जो अभी किया है, पहले भी ईरान की मीडिया और चाइनीज़ मीडिया के ऊपर इंडिया जो है यूएस कर चुका है, इनकी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर चुका है। यूएस की वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड क्रैक डाउन। क्रैक डाउन आप देख चुके हो, शिकंजा कसना, नकेल कसना। क्लैंप डाउन बोल दो, रेन इन बोल दो, सप्रेस बोल दो, मजल बोल दो, कब बोल दो, कंट्रोल बोल दो, सब इसके सिनोनिम है। बढ़े आगे, चलो। कर द मूव कम्स डेज आफ्टर ईरान इलेक्टेड इब्राहिम राइसी अ हार्डलाइन क्लरिक एज प्रेसिडेंट। सेंटेंस में क्लासिक एरर है। क्लासिक का मतलब क्या है? हर बच्चे को आनी चाहिए जो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहा हो। पहले मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस को पूरा, जो बता देता हूँ, फिर एरर को बताते हैं अपने, है ना? कह रहा जो मूव है ये आता है, ये जो हरकत है कम्स होती है कई दिनों के बाद। और कौन से दिनों के बाद? जब ईरान ने इलेक्ट किया, ईरान ने चुन लिया इब्राहिम रईसी को
जो कि एक हार्ड लाइन क्लरिक भी है। ये एक ऐसा क्लरिक है, क्लरिक वो होते हैं ना जो, समझ गए ना, जो इस्लाम के जो होते हैं प्रीचर्स होते हैं इस्लाम के। तो ये हार्ड लाइन प्रीचर भी है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, हिंसक है ये। और कैसे इलेक्ट किया इसको? प्रेसिडेंट के तौर पे, अपने राष्ट्रपति के तौर पे। तो ये रईसी बहुत ही हिंसक आदमी है, हिंसक प्रीचर है इस्लाम का, है ना, मौलाना है, और इसको प्रेसिडेंट बना दिया है। और जो है यूएस इससे वैसे बहुत चिढ़ता है। मूव की वर्ब है कम्स, ईरान की वर्ब है इलेक्टेड। इलेक्ट वर्ब के बाद में आप जिसको जैसे इलेक्ट करो एज लगा के कभी भी ना बताएं। अब आप पूछोगे सर इसने क्यों लगा दिया? देखो मेरे भाई, स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं लगता, लगा करता था किसी वक्त में। आज की डेट में स्टैंडर्ड इंग्लिश बदल गई है, पिछले 50 सालों में एज को लगाना हमने बंद कर दिया है। ये आपका जो एडिटोरियल है ना, एडिटर जिसने लिखा है इसको, कम से कम 70 साल का होगा, वो पुरानी इंग्लिश को ही फॉलो करता है। लेकिन इसका बैंक या एसएससी का एग्जाम नहीं है, आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश को फॉलो करना है जो आजकल चल रही है, समझ गए ना। इसके हिसाब से सही है लेकिन आपके हिसाब से गलत है। इलेक्ट के बाद में एज को ना लगाएं। और ये सारी वर्ब्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिनके बाद में एज लगाना है और नहीं लगाना। कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर। इसमें इलेक्ट और अपॉइंट जो है ना, इलेक्ट और अपॉइंट, इनमें आपको अक्सर एज लगा हुआ मिलेगा, पुरानी इंग्लिश में लगता था। बाकियों के आगे तो आपको एज कभी मिलेगा भी नहीं, है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ और वर्ब्स भी हमारे पास जिनके बाद हमेशा एज लगाना ही लगाना है। रिगार्ड, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू या नो। जैसे हर्षद मेहता वॉज नॉन या रिगार्डेड अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। हर्षद मेहता रिगार्ड किया जाता था या जाना जाता था अमिताभ बच्चन की तरह स्टॉक मार्केट्स का। तो नॉन या रिगार्डेड के बाद में एज आता है तो यहाँ पे लगाना भी पड़ेगा। तो ये वर्ब्स के दोनों पेयर्स हैं, दोनों जो है ना ग्रुप्स हैं, इनको देख लेना बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इलेक्शन ऑफ मिस्टर राइसी who has been sanctioned by the US for his alleged role in the execution of political prisoners and other rights violations has already escalated tensions between the two countries। अब बता रहा है इस रईसी के कर्मों को, इसने क्या क्या किया है। कह रहा है इसका जो इलेक्शन है ना मिस्टर रईसी का, जो कि सैंक्शन किया गया है यूएस के द्वारा, ये वो आदमी है जिस पे प्रतिबंध यूएस ऑलरेडी लगा चुका है पहले ही। और क्यों? उसके अलेजिड रोल के लिए, कथित भूमिका के लिए, और किसमें? एग्जीक्यूशन में, मार देने में कई राजनीतिक बंदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और दूसरे कई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए। तो अमेरिका ने इस पे पहले ही प्रतिबंध लगाए हुए थे इस आदमी पे। कह रहा है इसका जो इलेक्शन है ना, और कह रहा है इसने पहले से ही एस्केलेट कर दिया है, इसने पहले से ही हाइटन कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है टेंशंस को दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो पहले दोनों कंट्रियां लड़ाई में थी आपस में, एक दूसरे से खिंची हुई थी। ऊपर से इस आदमी को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा ख़राब है, अब टेंशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इलेक्शन की वर्ब है हैज़ ऑलरेडी एस्केलेटेड। हु की वर्ब है हैज़ बीन सैंक्शनड। हु आया मिस्टर रईसी के लिए, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए दैट को हमने यूज़ नहीं किया। प्रॉपर नाउन्स के लिए हु या विच को यूज़ करते हैं। एलिजिड मतलब जो कथित तौर पे हो, एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। एस्केलेट इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऊंचा लाना और बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, है ना, इंटेंसिफाई करना। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, बड़ी में भी नहीं, आजकल छोटी सिटीज़ में मिल जाएंगे आपको, मॉल्स के अंदर स्वचालित सीढ़ियाँ मिलेंगी, ऑटोमेटिक लैडर्स। उसमें क्या होता है, स्टेप्स के ऊपर आप खड़े हो जाओ और आपको वो ऊपर ले जाएगा स्टेप्स अपने आप खड़े हो जाओ, वो अपने आप सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी, है ना। मॉल्स में, स्टेशंस पे उस सीढ़ी का टेक्निकल नाम होता है एस्केलेटर, क्योंकि वो आपको ऊपर ले जाता है हाइट पे। तो वहीं से एस्केलेट नाम की वर्ब को याद रखें, किसी चीज़ को हाइट पे ले जाना, इंटेंसिफाई करना। चलो, कह रहा ईरान्स शार्प रिस्पॉन्स टू द मूव ऑन द वेबसाइट्स हैज़ बिन दैट द यूएस वॉज ट्राइंग टू मजल फ्री स्पीच। कह रहा ईरान का जो शार्प रिस्पॉन्स है, जो तीखी प्रतिक्रिया है, अच्छा किसके लिए भाई? रिस्पॉन्स के बाद में टू लगा के आप बताते हो इस चीज़ के सामने, इस मूव के सामने, टू द मूव, इस हरकत के सामने, और किस पे? वेबसाइट्स पे। कह रहा है ये जो रिस्पॉन्स है ना इस तरह का, ये हैज़ बीन रहा है दैट वो ये कि अमेरिका जो है वो ट्राई कर रहा था मजल करने को, गला घोंटने को, फ्री स्पीच का, आज़ादी के अधिकार का, जो है हमारी फ्री स्पीच का, समझ गए ना। तो ईरान का ये रिस्पॉन्स है, अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ईरान सच बोले। रिस्पॉन्स की वर्ब है हैज़ बीन, यूएस की वर्ब है वॉज ट्राइंग। मजल आपने देख लिया है, साइलेंस करना, वो लगाते हैं ना बंदूक के आगे मजल, साइलेंसर, वही होता है मजल, है ना, गला घोंटना। चलिए आगे बढ़े, सिंपल सा आर्टिकल। कह रहा है इवन इफ वन इग्नोर्स ईरान्स रेटोरिक द यूएस मूव हार्डली सर्व्स इट्स डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ फाइटिंग डिसइंफॉर्मेशन। अब कह रहा है कि अमेरिका की गलती क्या है। कह रहा है अगर कोई आदमी इग्नोर भी कर देना ईरान के डिटोरिक को,
ये जो ईरान बोल रहा है कि हमारी फ्री स्पीच का गला घोट दिया है, कह रहा है ईरान के इस डायलॉग बाजी को आप इग्नोर भी कर दो, है ना। ईरान तो ड्रामा कर रहा है, हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। कह रहा है उसके बाद भी जो अमेरिका का जो मूव है ना, वो ना के बराबर ही सर्व करता है, हार्डली सर्व करता है। और किसको? इसके उस पहले से डिक्लेयर किए हुए पर्पज़ को, ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को, जो है फाइट करने का डिस इन्फॉर्मेशन से, रूमर से, अफवाहों से, गलत सूचनाओं से। तो कह रहा है बैन करने से क्या होगा? अगर आपको ईरान को सबक सिखाना है तो उसको समझाओ, उसकी एक वेबसाइट बैन करने से डिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन कभी भी रुकने वाला नहीं है। समझ गए? वन की वर्ब है इग्नोर्स, मूव की वर्ब है सर्व्स। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। रेटोरिक नाम का वर्ड देख लेना। रेटोरिक का मतलब होता है हिंदी में डायलॉग बाजी, जो कौन करते हैं? हमारे नेता, हमारे राजनेता, हमारे अभिनेता। समझ गए ना? बड़ी बड़ी बातें जिनमें सच्चाई कम हो और लेकिन दिखावा ज़्यादा, उसको बोलते हैं डायलॉग बाजी या रिटोरिक। रिटोरिक के सिनोनिम्स हैं मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। दोनों लोकू रूट से बने हैं, खबरी भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। लोकू मतलब बोलना, ग्रैंड मतलब बड़ा, तो बड़े बड़े बोल। अच्छा, बाल्डरडेश और एम्बेलिशमेंट, ये और दो हैं अच्छे सिनोनिम जो है डायलॉग बाजी के। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं लेकिन बहुत बार मैंने आपको करवाया है, शायद याद हो जानी चाहिए अभी तक, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं छोटा सा, हार्डली वर्सेज हार्ड वाला। कई बार कर चुके हैं, आज तो सबको आना चाहिए ना। हार्डली और हार्ड दो एडवर्ब्स हैं, हार्ड एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन जहाँ पे आपको हार्डली लगाने को मिलेगा कभी कभी आपको लगाना होगा हार्ड, क्योंकि हार्डली को देख करके आपको लगता है ये हार्ड की एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म है। ऐसा नहीं है। देखो कैसे, हार्डली का मतलब है ना के बराबर या कभी नहीं, और हार्ड का मतलब है या तो जोरों से या बड़ी मुश्किल से। समझे मेरी बात को? हार्डली की पोजीशन भी फिक्स्ड है बिफोर द मेन वर्ब, हार्ड की पोजीशन भी फिक्स्ड है आफ्टर द मेन वर्ब। अब देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। द साइबर सिक्योरिटी लॉ हैज़ हिट द स्कैमर्स हार्डली। साइबर सिक्योरिटी लॉ ने हिट किया है स्कैमर्स को, इसने चोट मारी है धोखाधड़ों पे, धोखाधड़ी करने वालों पे, स्कैमर्स पे बहुत ज़ोरों से। समझ गए ना? बहुत ज़ोरों से। देखो हार्डली को मैंने मेन वर्ब के बाद में लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब हिट इसके बाद में लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो क्या है, हार्डली की पोजीशन ही गलत है। अगर बाद में आएगा तो आप यहाँ पे लगाओगे हार्ड, और इसका मतलब बन जाएगा बहुत ज़ोरों से इसने हिट किया है। हार्ड का मतलब क्या होता है? विद फोर्स, तो ये भी ठीक है। दूसरा, आप अगर हार्डली ही रखना चाहो तो आप मेन वर्ब से पहले लेकर के आ जाओ, हैज़ हार्डली हिट। अब सेंटेंस सही है लेकिन मीनिंग बदल गया। इसका मीनिंग है साइबर सिक्योरिटी लॉ ने ना के बराबर हिट किया स्कैमर्स को, उसमें किया हार्ड हिट, इसमें किया ना के बराबर हिट। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अपना मीनिंग सेंटेंस का पूरी तरह से बदल देते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं यहाँ पे हार्डली की जगह पे हार्ड करके आने वाला था, पोजीशन को चेंज करने की बजाय मैं इसकी फॉर्म को चेंज करूँगा। चलो नेक्स्ट जो इसको सेंटेंस को देखो। द पुअर गर्ल हैड ईटन सच गुड फूड हार्ड। पुअर गर्ल ने ऐसा गुड फूड जो है, अच्छा खाना जो है, ना के बराबर ही खाया था। मुझे एक्चुअल में हार्डली यूज़ करना चाहिए। यहाँ से उठाओ, ईटन नाम की मेन वर्ब से पहले रख दो हार्डली, हैड हार्डली ईटन सच गुड फूड। अब एक सेंटेंस और देखो। दो स्टार्स आर हार्डली विजिबल टू द नेकेड आई। ये जो स्टार्स हैं ना के बराबर ही विजिबल है नेकेड आई को, क्लोज टू जीरो विजिबल है ना, हार्डली विजिबल। आप बोलोगे सर मेन वर्ब से पहले रखना होता है हार्डली को, तो हार्डली को उठा लेता हूँ, मेन वर्ब से पहले रख देता हूँ। याद रखना लिंक वर्ब से पहले एडवर्ब्स को नहीं लगाया जाता है, तो क्या करें? लिंक वर्ब के बाद में रखोगे, इस सेंटेंस में नो एरर है। समझ गए ना? मेन वर्ब से पहले रखते हैं, मान लिया, लेकिन जब लिंक वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, वर्ब की ये फॉर्म्स अपने पहले एडवर्ब को नहीं लेंगी, इनके बाद में आती है, इसलिए आर हार्डली विजिबल। लास्ट देख लो। द टेक्नोलॉजी इज एज ओल्ड बट हैज़ बीन हार्डली यूज कमर्शली। टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, एज ओल्ड है, लेकिन ना के बराबर यूज़ की गई है, नेवर यूज़ की गई है कमर्शली, व्यावसायिक तौर पे। मेन वर्ब से पहले हार्डली जो है रखा गया है, यूज़ नाम की मेन वर्ब से पहले ना के बराबर हार्डली को रखा है। सेंटेंस टेक्निकली सही है, लेकिन ध्यान देना मेन वर्ब से पहले रखो, लेकिन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहली हेल्पिंग वर्ब है हैज़। समझ गए ना? एडवर्ब्स को अगर मेन वर्ब से पहले आप रख रहे हो तो ये भी ध्यान रखना, दूसरी हेल्पिंग या तीसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद ना रखें, पहली ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखें। तो हैज़ हार्डली बीन यूज्ड कमर्शली। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द यूएस शुड नॉट एक्ट लाइक डिस्पोटिक रिजीम्स दैट टेक नी जर्क सेक्शंस टुवर्ड्स मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद क्रिटिकल कवरेज। कह रहे यूएस को एक्ट नहीं करना चाहिए डिस्पोटिक रिजीम्स की तरह। रिजीम मतलब प्रशासन, डिस्पोटिक मतलब तानाशाही। तो तानाशाही प्रशासन अमेरिका को नहीं बनना चाहिए, और वो तानाशाही प्रशासन जिनका नी जर्क एक्शन होता है, और किसकी तरफ? मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ, क्रिटिकल कवरेज वाले। ऐसी कवरेज जो करें जिसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो। अब देखो ये नी जर्क रिएक्शंस होता क्या है, आपको इस पिक्चर से याद समझ में आएगा।
अगर किसी इंसान के आप घुटने पे थोड़ा सा भी मार दोगे ना, तो वो इंसान सीधा अपना घुटना सीधा कर लेगा। अगर आप उसके सामने खड़े हो तो वो आपके पेट में घुटना दे देगा। ये हमारी बॉडी का एक फंक्शन है। अगर नी पे आपने ज़रा सा भी कुछ किया तो नी जर्क करेगा। इतना ज़्यादा पेन होता है इस जगह पे, आप सामने वाले आदमी को जाने अनजाने जो है हर्ट कर दोगे। इसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। आपको गुस्सा आया और आपने हाथों हाथ सामने वाले से बदला भी ले लिया, है ना। तो अमेरिका भी यही कर रहा है, एक ऐसा डिस्पोटिक रिजीम हो गया है, हल्का सा कोई इसके क्रिटिसिज्म कर दे, वेबसाइट को बैन करना शुरू कर देता है। समझ गए। यूएस की वर्ब है शुड नॉट एक्ट, दैट की वर्ब है टेक, नी जर्क रिएक्शन, ये एक्शन आपने देख लिया है, अचानक से होने वाला एक्शन होता है। डिस्पोटिक मतलब तानाशाही, डेस्पोट मतलब तानाशाह, ऑटोक्रेट या डिक्टेटर। डेस्पोट नाम के नाउन से ही डेस्पोटिक नाम का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। ऑटोक्रेटिक बोल दो, डिक्टेटोरियल बोल दो, टोटलिटेरियन बोल दो, है ना, तानाशाही। आगे बढ़े। कह रहा द वे टू फाइट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स इज़ टू प्रमोट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। अब बता रहा है क्या अमेरिका को करना चाहिए था। कह रहे जो रास्ता है ना फाइट करने का गलत इन्फॉर्मेशन को, रूमर्स को, अफवाहों को, इनके कैंपेन्स को, कह रहा है वो है प्रमोट करने का और क्या इंफॉर्मेशन को और स्ट्रेंथन करने का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। बुरे पत्रकारों के सामने अच्छे पत्रकार छोड़ोगे तभी पत्रकारिता साफ होगी। खाली बुरे पत्रकारों को जेल में डाल दोगे तो उससे कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। इसका ऐसा मानना है। द वे इज़ दिस, द वे की वर्ब है इज़, और इसमें कुछ है नहीं। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, पुश, ड्राइव। कह रहा बिसाइड्स एमिंग एडिंग द ईरानियन नैरेटिव दैट अमेरिका रिमेन्स हॉस्टाइल, द यूएस डिसीजन कुड ऑल्सो क्रिएट हिचेस इन द डिप्लोमेटिक प्रोसेस अंडर वे। कह रहे साथ ही साथ एड करने के, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, कह रहे साथ ही साथ हेल्प करने के ईरान के प्रोपेगेंडा को, नैरेटिव को, ईरान की स्टोरी को। दैट वो ये कि अमेरिका बना रहता है हॉस्टाइल, अमेरिका हमेशा जो है गुस्से में रहता है, अमेरिका हमेशा दुश्मनी पाले रहता है, हॉस्टाइल रहता है। कह रहे इस बात को सच तो बता ही रहे हो आप, ईरान की इस बात को तो जो आपने हेल्प कर ही दिया, साथ ही साथ अमेरिका का जो डिसीजन है ना ये क्रिएट कर सकता है परेशानियों को, हिचेस को, डिफ़िकल्टीज़ को डिप्लोमेटिक प्रोसेस में जो भी अंडर वे है अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को पूरा करने के लिए। तो कह रहे ना तो इससे न्यूक्लियर डील आपकी बनेगी, साथ ही साथ ईरान की बात भी सच कर दोगे कि अमेरिका जो है बड़ा ही गुस्से वाला देश है। समझ गए। अमेरिका की वर्ब है रिमेन्स, डिसीजन की वर्ब है शुड ऑल्सो, कुड ऑल्सो क्रिएट। हिच का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, इम्पेडिमेंट, रास्ते का रोड़ा, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस। अंडरवे हर वो चीज़ है जो भी चालू है ना, जो भी करंट में प्रोग्रेस कर रही है। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। जनरली ये स्टोरी जो होती है गलती होती है। आप अपनी कहानी को जो अपने तरीके से बताते हो तो वो आपका नैरेटिव होता है। कुछ हद तक इसको प्रोपेगेंडा भी बोल सकते हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है हाफ ट्रूथ, आधा सच, है ना। चलो अब आ जाओ बिसाइड्स नाम के इस जो है प्रेपोजिशन को देख लेते हैं। देखो 3 प्रेपोजिशन अपने पास, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब है साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ। अब इन तीनों में एक फ़र्क भी है, फ़र्क बड़ा सीधा सा है। पॉजिटिव चीज़ों के लिए तो बिसाइड्स और इन एडिशन टू को यूज़ कर लें, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए इनको यूज़ ना करें। अपार्ट फ्रॉम को जहाँ इच्छा हो वहाँ पे यूज़ कर लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह यूज़ होता है। समझ गए। सेंटेंस की अगर तासीर, सेंटेंस का टेनर जो है, मिजाज जो है, अगर पॉजिटिव नहीं है तब बिसाइड्स और इन एडिशन टू को यूज़ ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे आपको चूज़ करना है। ये आपके सामने ब्लैंक है, तीनों में से एक रखोगे आप। कह रहे हैं बिसाइड्स, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज़ नन या नो वन दैट आई कंसीडर एज माई फ्रेंड। कह रहा सिवा तुम्हारे, बिसाइड्स या इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम यू, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना दोस्त मान लूँ। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना दोस्त मान लूँ। देखो सेंटेंस का मिजाज थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा आपको, है ना, आपको छोड़ करके कोई भी नहीं है, है ना। ऐसे केस में बिसाइड्स और इन एडिशन टू नहीं आता है, आप यहाँ पे लिखे अपार्ट फ्रॉम यू, अपार्ट फ्रॉम यू। यहाँ पे बिसाइड्स या इन एडिशन टू लगा देते तो सेंटेंस जो है फिर आपको इसको इंप्रूव करना पड़ता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है ना। अब दूसरी चीज़, कंसीडर वही वर्ब है जिसके बाद एज नहीं आता, याद रखा करो, यहाँ से एज को निकाल देना चाहिए था, है ना। आई कंसीडर माई फ्रेंड। अगला देखो, शी इनहेरिटेड अ लार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम हर फादर बिसाइड्स, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम एंथुजियास्टिक डिस्पोजिशन। कह रहा उसने पाया, इनहेरिट किया, उसने वसीयत में पाया एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को अपने पापा से, साथ ही साथ एक बहुत ही एंथुजियास्टिक मूड के, पापा से उसको मूड भी मिला एंथुजियास्टिक, है ना, जिसमें बहुत सारा उत्साह हो, जैसा जोश हो, तो लेकिन मूड के साथ साथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी मिली। इस सेंटेंस के अंदर दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। सेंटेंस का मिजाज एकदम पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, बिसाइड्स
इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, जो रखोगे सेंटेंस आपका जो है बिल्कुल सही है। समझ गए ना? तो ऑल या एनी ऑफ द थ्री प्रपोजिशन। चलो, ये आज के क्विज में यूज़ होगा। हॉस्टाइल होता है गुस्से वाला, है ना। एक्रिमोनियस रैंकरस, आपके लिए दुश्मनी पाला हुआ होता है हॉस्टाइल। कह रहा द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड होप्ड फॉर रीचिंग एन एग्रीमेंट विद तेहरान ऑन रिवाइविंग द न्यूक्लियर डील बिफोर द जून 18 ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने आशा की थी रीच करने की, पहुंचने की, कंक्लूड करने की एक एग्रीमेंट को तेहरान के साथ, और किस पे? रिवाइव करने पे न्यूक्लियर डील को जून 18 से पहले, और ये जून 18 ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डेट है। तो ऐसा ये होप कर रहे थे कि ईरान के नए प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने से पहले ही न्यूक्लियर डील को हम कर लेंगे। रीच एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद सीधे ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब है। रीच के बाद में ऑन, है ना, एट, ऐसा कुछ भी ना लगाएं। रीच फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। रीच फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। आई एम ट्राइंग टू रीच फॉर द स्टार्स, मैं सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है ना। पर अगर आप कहीं पहुंच जाओ, दिल्ली, मुंबई, किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाओ, तो रीच के बाद में नो प्रपोजिशन। तो रीच एन एग्रीमेंट, ना कि रीच टू एन एग्रीमेंट। कह रहा आफ्टर multiple rounds of indirect talks in Vienna, along with other world powers, a final agreement has not been reached, but all parties have expressed faith in talks. अब बता रहा हुआ क्या, एग्रीमेंट का हुआ क्या। कह रहे बहुत सारे राउंड्स के बारे में बाद में जो है इनडायरेक्ट टॉक्स के, सीधी नहीं, इनडायरेक्ट टॉक्स के वियना में। कह रहे इनके बाद में हुआ क्या, जो कि टॉक्स हुई हैं बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स के अलॉन्ग विद, साथ ही साथ। कह रहे फाइनल एग्रीमेंट जो है अभी तक रीच नहीं किया गया है, फाइनल एग्रीमेंट को अभी भी तैयार नहीं किया गया है, लेकिन सभी पार्टीज जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने विश्वास को, अपने फेथ को, यकीन को टॉक्स के अंदर। तो भले ही कोई एग्रीमेंट नहीं आया बहुत सारी बातचीत होने के बाद, लेकिन सभी पार्टियाँ यही बोल रही हैं आज या कल एग्रीमेंट आने ही वाला था, हमें पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फेथ को। एग्रीमेंट की वर्ब है हैज़ नॉट बीन रीच्ड, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में। पार्टीज़ की वर्ब है हैव एक्सप्रेस्ड, एक्टिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में। बड़े आगे एक्सप्रेस का मतलब होता है सबके सामने रखना, सबके सामने जताना। कह रहा द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड शोन अ विलिंगनेस टू रिवर्स डोनाल्ड ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी एंड रिवाइव द डील दैट वुड कट ऑफ ईरान्स पाथ टुवर्ड्स द बॉम्ब इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। कह रहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन के प्रशासन ने शो किया था, दिखा चुका था एक विलिंगनेस को, एक तैयारी को, जो थी रिवर्स करने की, जो थी उल्टा करने की डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये रही है कि मैक्सिमम प्रेशर को बनाया जाए, है ना, सामने वाले को पूरा दबाव में लाया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। तो बाइडेन चाहता था कि इस पॉलिसी को मैं रिवर्स कर दूं, पूरी तरह से ख़त्म कर दूं। और क्या चाहता था बाइडेन? दूसरी इसकी जो विलिंगनेस थी ना, वो थी रिवाइव करने की इस डील को, जो कि कट ऑफ कर देगी, जो कि अलग कर देगी ईरान के पाथ को, ईरान के रास्ते को इस द बॉम्ब की तरफ, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ। और किसके बदले? लिफ्ट करने के बदले, इन रिटर्न फॉर, बदले में लिफ्ट करने के, हटाने के सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को। तो बाइडेन ने यही सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को ख़त्म करूंगा, प्रेशर बनाना ख़त्म करूंगा, ईरान से दोस्ती करूंगा, डील को रिवाइव करूंगा, ईरान को बम बनाने से पहले ही उसका रास्ता काट दूंगा, मना करके, बहला करके, फुसला करके। और ये सब काम होगा बदले में किसके? ईरान के ऊपर से प्रतिबंधों को लिफ्ट करने के, सैंक्शंस को हटाने के। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैड शॉन, दैट की वर्ब है वुड कट ऑफ, डील के लिए आया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। विलिंगनेस होता है आपकी किसी काम को करने की रेडीनेस, है ना। इसका एंटोनिम है रिलक्टेंस या लोथ, आपकी किसी काम को करने की अनिच्छा। इसके दो विलिंगनेस, दो चीज़ों की थी, टू रिवर्स और टू रिवाइव, है ना। दोनों ही चीज़ें टू से जुड़ी हुई हैं, दोनों इन्फिनेटिव है। चलो आगे बढ़े। लिफ्ट करना मतलब हटाना। कह रहा ईरान एम्बेडेड बाय सैंक्शंस, इकोनॉमिक वॉर्स एंड प्रोटेस्ट हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द यूएसएस ओवरचर्स। कह रहा ईरान जो कि एम्बेडल कर रहा है, जो कि जूझ रहा है, जो कि जंग कर रहा है, बैटल में फंसा हुआ है, और किसकी? सैंक्शंस की, प्रतिबंधों की, आर्थिक वोज की, इकोनॉमिक परेशानियों की, और प्रोटेस्ट की, वहाँ पे जो प्रदर्शन धरने हो रहे हैं उनकी। कह रहा ऐसा ईरान है जो इन तीनों चीज़ों से परेशान है। कह रहा इसने रिस्पॉन्ड किया था पॉजिटिवली। अब देखो रिस्पॉन्ड किसके लिए किया था, टू लगा के बताएंगे। टू द यूएसएस ओवरचर्स, अमेरिका के ओवरचर्स के सामने, अमेरिका के जो छोटे छोटे हिंट्स आए, जो अमेरिका ने थोड़े थोड़े अप्रोच की थी इनडायरेक्ट, उसके सामने। समझ गए ना। तो ईरान कहता था मैं बड़ा परेशान हूँ, आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाओ, हम भी दो कदम बढ़ाने को आगे तैयार हैं। ईरान की वर्ब है हैज़ रिस्पॉन्डेड। एम्बैटल्ड मैंने आपको बता दिया, जो बैटल में फंसा हो, जो चारों तरफ से घिरा हो, जो परेशान हो, जो दुखी हो, जो बेचारा हो। बिसीज्ड बोल दो, बिसेट बोल दो, प्लेग बोल दो, एम्बैटल्ड के सिनोनिम्स हैं। ओवरचर आप देख चुके हैं, आपको बताया था ना मैंने,
थोड़ी सी हिंट मैं आपको दूं ताकि आपका रिस्पॉन्स मुझे पता लगे। तो अमेरिका ने जब जब ऐसी कोई हिंट दी, ईरान ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। बढ़ेंगे आगे। रिस्पॉन्स के बाद में टू लगाना हमेशा, है ना, रिस्पॉन्स टू समथिंग, है ना, रिस्पॉन्स ऑफ कभी भी यूज़ ना करें। कर बट देयर हैव बीन बॉटलनेक्स, लेकिन बॉटलनेक्स फिर भी रहे हैं। अब देखो बॉटलनेक क्या होता है, मैं आपको इसको पिक्चर के जरिए समझाता हूँ। इस पे डालो बॉटल नेक। ये जो बोतल होती है ना, इसकी जो नेक होती है ना, नेक, किसी भी बोतल की जो नेक होती है, उस नेक की वजह से ही बोतल में पानी का जो फ्लो है वो कंट्रोल होता है। अगर इस नेक को भी इतना ही चौड़ा बना दिया जाए, इतना वाइड कर दिया जाए, तो बोतल उल्टी करते ही सारा पानी निकल जाएगा, है ना, गिलास की तरह। तो बोतल नेक क्या होता है, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को आगे जाने से रोके, उसको कंट्रोल करे, उसको लिमिट करे। जैसे आप देख रहे हो ये जो रोड है यहाँ पे जो पतली हो रही है, इसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुक रहा है पीछे का। तो बॉटल नेक का मतलब होता है रास्ते के रोड़े या परेशानियाँ। तो कह रहे हैं लेकिन रास्ते में कई सारे बॉटल नेक्स या परेशानियाँ रही हैं, है ना। कह रहा इस जब भी आप किसी वर्ड को किसी पिक्चर से एसोसिएट कर लेते हो, उसके बाद वो वर्ड आपके घर की जागीर हो जाता है। याद रखा करो इस चीज़ को, रट्टे वट्टे कम मारा करो, गूगल पे डाल लिया करो, गूगल इमेजेस में जाकर के उस वर्ड से जुड़ी हुई कोई पिक्चर आपको मिल जाएगी। कह रहा वन, अब बॉटल नेक्स्ट बताएगा। कह रहा वन पहला, व्हेन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील एंड री इम्पोज्ड सैंक्शंस, ईरान स्टार्टेड रीबिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद हायर लेवल फ्यूल एनरिचमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। कह रहा पहली चीज़ ये, बॉटल नेक पहला ये, जब अमेरिका के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पुल कर लिया था, बाहर खींच लिया था अमेरिका को, और किससे, न्यूक्लियर डील से, और इसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने री इम्पोज कर दिया था, फिर से इम्पोज कर दिया था, फिर से लगा दिया था प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को। कह रहे जब ऐसा हुआ था, ईरान ने शुरू कर दिया फिर से रीबिल्ड करना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हायर लेवल फ्यूल इनरिचमेंट के साथ। फ्यूल इनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम को एनरिच करना, जितना एनरिच करोगे उतना बढ़िया बॉम्ब बनेगा, उतना घातक बॉम्ब बनेगा। तो ईरान ने इस बार और ज़्यादा बढ़िया वाला बॉम्ब बनाने का काम जो है शुरू कर दिया ट्रम्प के इस काम के बाद। और इसने शुरू कर दिया प्रोडक्शन को सेंट्रीफ्यूजेस की। ये सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग से लगी हुई मैंने, इस तरह की। इस मशीन के अंदर डाल करके ही बॉम्ब को बनाने का जो मटेरियल है वो तैयार होता है, ऐसा समझो आप, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूज जो है बहुत सारे चाहिए होते हैं। ईरान ने मास लेवल पे, मास स्केल पे सेंट्रीफ्यूज बनाने शुरू कर दिए थे। दुनिया को पता लग गया था ईरान इसलिए बना रहा है क्योंकि बम बनाने की तैयारी के अंदर ईरान जुट गया है, समझ गए। ईरान एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है पुल्ड, दूसरी वर्ब है रीइम्पोज्ड, दोनों की दोनों पास्ट टेंस में। दूसरी ईरान की वर्ब है स्टार्टेड। फ्यूल एनरिचमेंट आपको बता दिया मैंने, है ना। कह रहा नाउ द यूएस वांट्स ईरान टू रिटर्न टू द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट वाइल द ईरानियंस वांट द सैंक्शंस लिफ्टेड फर्स्ट। मोस्ट प्रोबेबली ईरान वाले जो हैं एक छोटा मोटा बम बना चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, तो ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, है ना। काम चलाओ सब बम उन्होंने बना लिया है। कह रहा अब जो ईरान है ना, यूएस जो है वो चाहता है कि ईरान जो है रिटर्न कर जाए टर्म्स ऑफ ओरिजिनल एग्रीमेंट पे। ओरिजिनल जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो शर्तें हैं उस पे आ जाए, ईरान अपना बम जो है बिल्कुल बनाना बंद कर दे। जबकि ईरानियन चाहते हैं, वांट करते हैं कि सबसे पहले हमारे ऊपर से सैंक्शंस को हटाया जाए, सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाए। आधा बजद्दा इन्होंने बम बना लिया है, अब ये चाहते हैं कि सैंक्शंस हटेंगे तभी बम बनाना बंद करेंगे, नहीं तो उसको पूरा ही बनाएंगे, समझ गए। यूएस की वर्ब है वांट्स, ईरानियंस की वर्ब है वांट। टर्म्स होती है शर्तें, नियम, रूल्स। अब देखो दूसरा बॉटल नेक बनाएगा, ये तो पहला बॉटल नेक था। कह रहा है टू, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन also wants to discuss Iran's ballistic missile program and its regional activities। अब बाइडेन का जो प्रशासन है ये भी चाहता है कि डिस्कस करे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को, ईरान की मारक मिसाइल के जो प्रोग्राम है और इसकी रीजनल एक्टिविटीज़ को। तो बाइडेन बोलता है बम तो ठीक है, लेकिन ये मिसाइलें तुम क्यों बना रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसके बारे में भी हमसे बात करो, तभी सैंक्शंस को हटाया जाएगा। तो दूसरा बॉटल नेक है ये वाला, समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है वांट्स। कह रहा है मिस्टर राइसी हैज़ रिजेक्टेड सच डिमांड्स आउटराइट। राइसी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है ऐसी डिमांड्स को सीधे सीधे, आउटराइट। आउटराइट समझ गए ना आप, सीधे सीधे, डायरेक्टली, इमीडिएटली, बिना देरी के। आपने वर्ड को शुरू में देख लिया है ना। तो बिना देरी के, बिना एक सेकंड गवाए राइसी ने बोला नहीं मानेंगे दोनों ही बातों को। कह रहा नॉन फॉर हिज हार्ड लाइन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी व्यूज़ ही वुड टेक ओवर द प्रेसिडेंसी इन अर्ली अगस्त। कह रहा है राइसी जो है, जो कि नॉन फॉर है, और किसके लिए नॉन है भाई, अपनी मारक, अपनी हिंसक, अपनी हार्ड लाइन, अपने एक्सट्रीमिस्ट डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी व्यूज़ के लिए। इसकी पॉलिसी व्यूज़ ऐसी हैं, जो हमारे को दिखे, जो हमारी बात ना माने उसको मारो, है ना, बस ऐसा काम कर दो, हार्ड लाइन। कह रहा है ऐसा आदमी जो इस काम के लिए जाना जाता है, ये टेक ओवर करेगा प्रेसिडेंसी को, ये जिम्मा संभालेगा प्रेसिडेंट की कुर्सी का अगस्त की शुरुआत में। ये नॉन जो एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहा है, इस ही के लिए आया है। ये ही टेक ओवर करेगा, और ये ही नाम का जो राइसी नाम का आदमी है, यही जाना भी जाता है अपने इन कामों के लिए। ही की वर्ब है वुड टेक ओवर, है ना। चलो, कह रहा है मिस्टर बाइडेंस बेस्ट चांस टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील इज टू डू इट बिफोर देन। अब बता रहा है बाइडन के लिए सलाह क्या है। कह रहा है बाइडन का जो बेस्ट चांस है ना, सबसे अच्छा मौका है रिवाइव करने का इस न्यूक्लियर डील को, वो है इस काम को कर देना इससे पहले ही, प्रेसिडेंसी में आने से पहले ही बात कर लो, डील को जो है शुरू करवा दो, बम बनवाना बंद करवा दो, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट बना फिर ये बम बना के ही मानेगा। बाइडन की वर्ब है इज। कह रहा बोथ साइड्स शुड फोकस ऑन द डिप्लोमेटिक पाथ aimed at achieving a pragmatic agreement first that addresses the most critical issues, Iran's expanding nuclear program and America's sprawling sanctions regime। कह रहा है दोनों साइड को क्या करना चाहिए, बोथ साइड को फोकस करना चाहिए, अपना पूरा ध्यान डालना चाहिए, और किस पे, डिप्लोमेटिक पाथ पे, बातचीत के रास्ते पे, कूटनीति के रास्ते पे, और वो पाथ जो एम्ड एट हो, जिसका एक ही एम हो, अचीव करने का एक प्रैग्मेटिक अग्रीमेंट को, प्रैक्टिकल अग्रीमेंट को। और कह रहा है फर्स्ट सबसे पहले, और ये वो एग्रीमेंट है दैट जो एड्रेस करेगा, जो संबोधित करेगा, सोल्यूशन लाएगा सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दों का, क्रिटिकल इश्यूज़ का। अब ये मुद्दे क्या है, एक तो ईरान का बढ़ता हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा अमेरिका का सब तरफ फैलता हुआ सैंक्शंस का रिजीम, हर तरफ अमेरिका के लगते हुए सैंक्शंस। समझ गए ना। तो दोनों ही चीज़ों को, ऐसा प्रोग्राम जो है इनको डिप्लोमेटिक पाथ से लाना चाहिए कि दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकले। बहुत साइड्स की वर्ब है शुड फोकस, प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। एक वर्ड हम कर चुके हैं अपनी वोकैब में, एक्सपीडियंट, याद होगा आपको, एक्सपेडाइट, एक्सपीडियंट और एक्सपीडियंसी। तो एक्सपीडियंट मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल को बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल और एक्सपीडियंट एक दूसरे के सिनोनिम है। रिजीम प्रशासन होता है, स्प्रॉलिंग होता है हर तरफ फैला हुआ। इसको मैं आपको एक पिक्चर से बता देता हूँ, याद रहेगा हमेशा। देखो आप ऐसे सोते हो ना बेड पे कभी कभी फैल करके, इसको कहते हैं स्प्रॉल करना। अगर आप स्प्रॉलिंग कर रहे हो तो आप जो है बेतरतीब तरीके से हर तरफ फैले हुए हो। ये स्प्रॉलिंग सिटीज़ भी होती हैं जो बेतरतीब तरीके से फैल जाती हैं, जंगल कट गए, आसपास जहाँ देख रहे हो सिटी फैल गई है ना। स्प्रॉलिंग सैंक्शंस वो सैंक्शंस हैं जो बिना किसी लिमिट के बेतरतीब तरीके से हर तरफ फैल रहे हैं। अमेरिका जिससे बात करता है गुस्सा आते ही बोलता है सैंक्शन, है ना। तो अमेरिका के स्प्रॉलिंग सैंक्शंस हैं हर तरफ फैले हुए, स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन सैंक्शंस। तो ये स्प्रॉल करने से, इस पिक्चर से याद रखना स्प्रॉलिंग नाम के वर्ड को। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है, थोड़ा मुश्किल लगा होगा लेकिन पूरा पढ़ने के बाद अब सिंपल बन गया होगा, कहानी की तरह मैंने आपको बता दिया है। आ जाओ सबसे पहले अपने क्विज़ पे। चारों में से अपने को निकालना है सही, मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को। द लेजेंडरी स्विमिंग एथलीट रिगार्डेड द फास्टेस्ट ह्यूमन इन वाटर हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ ट्रेनर फॉर द जूनियर्स टीम। कह रहे जो लेजेंडरी स्विमिंग एथलीट है, जो रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है सबसे तेज़ ह्यूमन पानी के अंदर, है ना, मछली के जैसा। कह रहे ये एथलीट जो है कभी भी अपॉइंट नहीं हुआ है ट्रेनर के तौर पे जूनियर्स टीम के। वैसे तो बहुत लेजेंडरी एथलीट है, लेकिन इसको कभी भी ट्रेनर या कोच की तरह हमने अपॉइंट नहीं किया है। चारों सेंटेंस ऐसे ही बने हैं, छोटी छोटी इनमें एरर मिलेगी आपको। अब एरर्स को अपने ढूंढते हैं। देखो अपॉइंट के बाद में एस तो आना ही नहीं चाहिए, समझ गए ना। ये सारी वर्ब्स मैंने आपको बता दी, अपॉइंट है, कॉल है, रजिस्टर है, इलेक्ट है, थिंक है, नेम है, कंसिडर है, चूज है ना। लगाना है तो इनके आगे लगाओ, रीड के, एक सेकंड रुक जाओ, लगाना है तो इनके आगे लगाओ, है ना। अपॉइंट इलेक्ट के आगे मत लगाओ। तो अगर ऐसा है तो अपॉइंट के बाद में एज आने की वजह से ए मेरा आंसर नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से बी, सी, डी और आंसर बन सकते हैं मेरे ना। अब दूसरा देखो, रिगार्ड के बाद में भी एज आना चाहिए, अपॉइंट के बाद में नहीं आना चाहिए, लेकिन रिगार्ड के बाद में आना चाहिए। रिगार्ड है, ट्रीट है, डिस्क्राइब है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो एज को लेती हैं। तो यहाँ पे रिगार्ड के बाद में एज नहीं आ रहा, तो ए तो मेरा आंसर था भी नहीं, और सी भी मेरा आंसर नहीं है। अब या तो बी है या डी है। अब ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया एडवर्ब्स को यूज़ करें तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में करें, अगर आपको मेन वर्ब से पहले उनको यूज़ करना है तो। नेवर एक ऐसी एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले यूज़ होगी, लेकिन होगी कहाँ पे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हैज़, सेकंड है बिन, तो बिन के पहले लगेगा ना कि बाद में लगेगा नेवर। तो हैज़ नेवर बिन अपॉइंटेड, डी मेरा आंसर बन गया, और सी में बिन पहले लगा हुआ है, मतलब नेवर बाद में लगा हुआ है, इस वजह से बी मेरा आंसर नहीं है। समझ गए ना। तो ए, बी, सी गलत है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, ऐसे आपका आंसर निकला, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ क्विज़ पे, कर लेना, सिंपल सा क्विज़ है। रोज़ क्विज़ का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, मेरे आंसर से अपना मैच कर लिया करो, है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ में ही डालता हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो आपने सीखा है, बिसाइड, अपार्ट फ्रॉम, हार्ड और हार्डली,
ये चारों वर्ड्स वोकैबलरी के, रीच के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, बस यही चारों आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ज़रूर से कमेंट सेक्शन से आंसर को मैच करें मेरे आंसर से अपना लगा करके और बताएं मुझे कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। आपका क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ, 3 सेंटेंस में आंसर करना है। सब लोग कर रहे हैं, आज से शुरू करो। मेरा आंसर भी ज़रूर पढ़ना, मैं भी टाइम निकाल के कुछ थोड़ा सा लिखता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी शाम को 8:30-9 बजे वोकैब वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग आउट।